शहर से दूर एक सुबह 16 साल की लड़की नैना की लाश मिलती है। उसकी हालत देखकर सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसे जानवरों की तरह मारा गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि नैना एक सीधी साधी पढ़ाकू और क्लास की टॉपर लड़की थी। बुरी आदत या किसी से झगड़े की बात किसी को कुछ पता ही नहीं था। किसी को समझ नहीं आता कि महज 16 साल की लड़की से आखिर किसे इतनी नफरत हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिसर जय और चालाक एसीपी संयुक्ता को बुलाया जाता है। दोनों इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, लेकिन कातिल ने ऐसा जाल बिछाया होता है कि हर सुराग उन्हें वापस उसी शुरुआती जगह पर ले आता है। तो आज हम देखने वाले हैं हाल ही में हॉटस्टार पर रिलीज हुई सर्च द नैना मर्डर के सीरीज को। तो कहानी की शुरुआत होती है रात के सन्नाटे से। दूर तक अंधेरा और बीच में एक लड़की भागती हुई दिखाई देती है। पीछे एक कार उसका पीछा कर रही है। लड़की झाड़ियों में छिप जाती है और कार रुकती है। फिर कुछ सोचकर आगे बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही लड़की राहत की सांस लेती है, उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह मुड़ती है और अचानक एक आदमी उसके चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डालता है। लड़की चीखने लगती है, मगर तभी वह आदमी उसके पेट में चाकू घोंप देता है। लड़की आंखें बंद कर लेती है, और इसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ, वह यहाँ कैसे पहुंची, यह सब जानने के लिए आपको इस कहानी के गहराई में उतरना होगा। नवी मुंबई क्राइम सेल की एसीपी संयुक्ता शॉर्ट में यूं भी कह सकते हैं। नए शहर में पति और बेटी के साथ रहने के लिए शिफ्ट होने की तैयारी कर रही है। बेटी माँ ही के कमरे में आकर देखती है कि वह अभी भी गहरी नींद में सो रही है। तभी उसका जूनियर सुनील कॉल करके बताता है कि एक लाश मिली है। संयुक्ता जैसे ही जल्दी से तैयार होकर निकलने लगती है। उसकी माँ उसे गुस्से में कहती है कि इस काम के प्रति तेरा सीरियसनेस कभी जाएगा नहीं ना, तू एक बार अहमदाबाद चली जाए तो मुझे शांति मिलेगी। क्राइम सीन पर पहुंचते ही संयुक्ता को सुनील बताता है कि बिल्डिंग के अंदर लाश मिली है और केतन और गौतम अंदर है। तभी अचानक 3 गोली चलने की आवाज आती है। संयुक्ता तुरंत सुनील को बैकअप बुलाने को कहती है और खुद बंदूक लेकर अंदर जाती है। वहां उसे खून से सना एक चाकू मिलता है। धीरे धीरे आगे बढ़ने पर वह देखती है कि हॉल के बीचों बीच कुर्सी पर कोई बैठा है, और जब पास आती है तो पता चलता है कि वह तो उसका जूनियर केतन है जिसकी मौत हो चुकी है। तभी पीछे से दरवाजा खुलता है और डीसीपी राठी के साथ सभी लोग केक लेकर अंदर आते हैं। असल में यह सब संयुक्ता की फेयरवेल पार्टी थी, क्योंकि सीधे बुलाने पर वह कभी आती ही नहीं थी, इसीलिए यह सरप्राइज प्लान बनाया गया था। दूसरी ओर पॉलिटिकल पार्टी नई सोच के ऑफिस में रक्षा अपने पीए आयुष से कॉलेज प्रोग्राम की तैयारियों के बारे में पूछती है। कैंपेन मैनेजर साहिल आता है तो वह नाराज होकर पूछती है तुषार कहाँ है, जबकि उसी समय तुषार शराब पीते हुए अपनी पत्नी शुभांगी की शादी का वीडियो देखकर रो रहा था। क्राइम सीन में लौटते ही संयुक्ता देखती है कि उसकी टेबल पर एक नया लड़का बैठा है। वह बताता है उसका नाम जय है और वह नया एसीपी है, यानी कि अब वह उसी की जगह ले रहा है। जय का बचकाना रवैया संयुक्ता को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी राठी उन्हें एक केस सौंपते हैं। 48 नंबर पोल के पास खून सा सना कपड़ा मिला है। जय कहता है कि मैं अकेले संभाल लूंगा, जिस पर राठी उसे झिड़कते हैं और संयुक्ता को अपने केबिन में बुलाते हैं। वहां राठी उसे गिफ्ट देकर कहते हैं कि तुम्हारी नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं, लेकिन तुम्हारी यह जरूरत है। संयुक्ता जवाब देती है कि मैं काम के चक्कर में अपने सारे रिश्ते खो रही हूँ, मैं उन्हें संभालना चाहती हूँ। और वैसे भीषम जो उसका पति है वह अहमदाबाद में नई जॉब शुरू कर रहा है, इसलिए संयुक्ता उसके साथ जाना चाहती है। इधर उद्यप और उसकी पत्नी पायल वॉशिंग मशीन ठीक करते करते घर में पानी फैला देते हैं। उद्यप हंसते हुए कहता है कि नैना होती तो हमारी फोटो खींच लेती। तभी छाया आती है और बहस में पायल उससे कहती है कि रात को बाहर रहने वाली जॉब करती है ना तू। छाया पलट कर जवाब देती है कि इवेंट मैनेजमेंट करती हूँ और उसी के वजह से तो यह घर चल रहा है, और गुस्से में निकल जाती है। वही रास्ते में जय के अजीब गाने सुनकर संयुक्ता और सुनील परेशान हो जाते हैं। जय डींगे मारता है, मेरे पापा पुलिस में थे, इसीलिए अपराधियों को पकड़ना मेरे खून में है। दूसरी ओर नई सोच पार्टी में रक्षा खुश होकर कहती है कि उनका सेफ मैंग्रोव कैंपेन सफल हो गया और वुमेन सेफ्टी ऐप टेस्टिंग के लिए तैयार है। साहिल बताता है कि शुभांगी की पुण्यतिथि पर पोस्ट करनी है, लेकिन तुषार कहता है कि मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, इस बारे में कोई पोस्ट नहीं होगा। संयुक्ता जैसे ही जय के साथ क्राइम स्पॉट पर पहुंचती है, वह अपनी बंदूक से सारी गोलियां निकालकर डैशबोर्ड पर रख देती है। जय हैरानी से पूछता है कि गोली के बिना बंदूक किस काम की। संयुक्ता कहती है मैं यह गोली से नहीं दिमाग से जांच करूंगी। तब शिंदे एक खून से सनी हुडी लाकर देता है। कहता है कि सुबह कुछ बच्चों को यह मिली थी, पास में ताजा खून और एक फोन भी मिला है, लगता है यह कुछ भयानक हुआ है। तभी पास से एक पानी के टैंक वाला ट्रक गुजरता है और संयुक्ता उस पर शक की निगाह डालती है, जबकि जय हुड्डी पर मौजूद कॉलेज के लोगों की ओर इशारा करते हुए कहता है यह किसी कॉलेज की लगती है, हमें वहीं जाकर पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन यूं उसकी बात ना सुनकर शिंदे को वहीं छोड़कर ट्रक का पीछा करने लगती है। दूसरी ओर पार्टी ऑफिस में तुषार रक्षा का हाथ पकड़ता है तो वह झटक कर कहती है पहले बताओ कि कल रात पार्टी से गायब कहाँ हो गए थे तुम। तुषार कहता है तुम जानती हो ना मुझे यह सब पॉलिटिक्स पसंद नहीं, इसीलिए मैं घर चला गया था, फोन लिविंग रूम में था, इसलिए तुम्हारे कॉल मिस हो गए। तभी साहिल आता है और कहता है कि सर्वे से पता चला कि इस शहर के 23% लोग बाहर से आए हैं, इसीलिए कैंपेन में यही कहना होगा कि तुम सब भारतीयों के साथ हो। रक्षा बताती है कि प्रेरणा पार्टी की जानवी मिलना चाहती है। साहिल चिढ़कर कहता है कि उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं, दोस्ती और दुश्मनी दोनों खतरनाक है, उससे दूर ही रहना। दोनों में बहस बढ़ जाती है तो तुषार बीच में बोलता है कि मैं खुद जानवी से मिलूंगा और साहिल तुम अपने काम पर ध्यान दो। साहिल गुस्से में निकल जाता है। फिर तुषार मुस्कुराते हुए पूछता है कि तुम मेरे घर कब शिफ्ट हो रही हो। रक्षा कहती है कि पहले तुम इलेक्शन जीत लो, फिर मैं खुद सबको बताऊंगी कि पार्टी लीडर और कैंपेन इंचार्ज एक दूसरे को डेट करते हैं। तुषार पूछता है कि अगर मैं हार गया तो वह मुस्कुराकर कहती है कि तुम कभी नहीं हारोगे। उधर झील के पास पहुंचकर संयुक्ता शिंदे से कहती है यहाँ की गहराई करीब 25 से 30 फुट होगी, स्कूबा डवर्स बुलाओ और झील में सर्च करवाओ।
साथ ही स्निफर डॉग से आसपास की तलाशी भी करवाओ। शिंदे और सुनील के जाते ही जय कहता है कि अब कॉलेज चलिए, हमें वहां क्लू मिलेंगे। संयुक्ता उसे अनसुना करके आगे बढ़ती है तो जय चिढ़कर कहता है कि आप भूल रही है, अभी यहाँ का एसीपी हूँ, जाइए अपनी बेटी के पास वरना फ्लाइट छूट जाएगी। संयुक्ता पलट कर कहती है कि शाम तक मैं इस केस की इंचार्ज हूँ और तुम्हारे बर्ताव में और मेरी 16 साल की बेटी में कोई फर्क नहीं दिखता। अब कॉलेज चलो। अलॉय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पहुंचते ही तुषार और नेता प्रवीण भोले स्टेज पर मौजूद होते हैं। प्रवीण मुस्कुराकर कहता है कि इतने साल मैं नेता रहा, यह साल मुझे रहने दो, अगले साल तुम्हारी बारी। सुना है कि तुम वुमेन सेफ्टी ऐप बना रहे हो। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि उस ऐप की जानकारी पार्टी के बाहर किसी को नहीं थी। तभी प्रिंसिपल आकर बताते हैं कि कार्यक्रम कुछ देर के लिए टाल दिया गया है। संयुक्ता कहती है कि हुडी पर कॉलेज का लोगो है और हालत देखकर लगता है कि यह इसी कॉलेज की है, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसी वक्त उसका पति भीष्म का फोन आता है। संयुक्ता बात करने के लिए किनारे जाती है। प्रिंसिपल को बताया जाता है कि कॉलेज के 4 स्टूडेंट्स आज एब्सेंट है। संयुक्ता लौटकर आती है तो प्रोफेसर रंधावा बताते हैं कि आज 4 लोग नहीं आए, नैना, ओजस, आरफ और लावण्या। मैंने उनकी पूरी डिटेल्स दे दी है। संयुक्ता कॉलेज में तुषार से कहती है कि बाकी स्टूडेंट से तुरंत पूछताछ करनी होगी क्योंकि किसी भी केस के पहले 24 घंटे सबसे अहम होते हैं, इसीलिए आज का कॉलेज प्रोग्राम रद्द कर देना चाहिए। प्रवीण गुस्से में उसका विरोध करता है लेकिन तुषार सोचकर मान जाता है। मजबूरन प्रवीण को भी राजी होना पड़ता है। कॉलेज से निकलते ही जय मोबाइल चेक करते हुए कहता है कि नैना का फोन बंद है, ओजस और लवन्या कॉल नहीं उठा रहे हैं और आरफ का नंबर ऑटो मैसेज दे रहा है। संयुक्ता सोचकर कहती है कि हुडी का साइज एक्स्ट्रा स्मॉल है, मुझे नहीं लगता कि कोई लड़का इतने छोटे साइज का हुडी पहनता होगा, इसलिए सुनील को लावण्या के घर भेजो और तुम और मैं नैना के घर चलते हैं। नैना के घर पहुंचकर पायल से पूछने पर वह चौंक जाती है। कहती है कि नैना तो लावण्या के घर पढ़ने गई थी और अब तक तो कॉलेज भी पहुंच गई होगी, कल रात 7:30 पर आखिरी बार बात हुई थी, तब तो सब कुछ ठीक था। जय कहता है कि हम क्राइम सेल से है और नैना कॉलेज नहीं पहुंची। यह सुनकर पायल घबरा जाती है, तुरंत नैना को कॉल करती है लेकिन उसका फोन बंद आता है। संयुक्ता दीवार पर लगे फोटो फ्रेम से नैना की तस्वीर निकालकर पूछती है क्या वह अब भी नीले फोन का इस्तेमाल करती है। पायल जवाब देती है नहीं, कुछ दिन पहले मैंने उसे नया सफेद स्मार्टफोन दिया था। तभी सुनील फोन करके बताता है कि लावण्या तो घर पर है लेकिन नैना वहां नहीं है। उधर उद्यप अपनी बेटी के लिए स्कूटी खरीदने गया होता है ताकि उसे सरप्राइज दे सके। तभी पायल कॉल करके बताती है कि नैना गायब है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उद्यप कहता है कि तुम परेशान मत हो, मुझे पता है वह कहाँ होगी, मैं लेकर आता हूँ। फिर अपने दोस्त विनायक से कहता है अगर वह इस बार भी उस लड़की के साथ मिली तो उसकी माँ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। यह कहकर वह गुस्से में गाड़ी लेकर निकल जाता है। क्राइम सीन पर डॉग को एक उल्लू की कीचेन मिलती है। इस बीच लावण्या घबराकर किसी को मैसेज भेजती है, तुम कहाँ हो। उद्यप ओजस के घर पहुंचकर दरवाजा पीटने लगता है। अंदर से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है तो वह समझ जाता है कि नैना वही है। वह तुरंत पायल को कॉल करके बताता है मुझे नैना मिल गई। पायल यह सुनकर राहत की सांस लेती है और यह बात संयुक्ता को बताती है। संयुक्ता भी चैन से बाहर निकलने लगती है लेकिन तभी सुनील का कॉल आता है। वह घबराकर पूछती है क्या मिल गया, मैं तुरंत आ रही हूँ। अंदर पहुंचकर उद्यप देखता है कि अंदर कोई और लड़की है, नैना नहीं। वो गुस्से में ओजस के बाल पकड़कर पूछता है नैना कहाँ है। ओजस डर कर बताता है वह तो पिछली रात फेस्ट से बहुत पहले ही निकल गई थी, उसके बाद से उसने कोई मैसेज नहीं किया। उद्यप तुरंत पायल को बताता है नैना अब तक नहीं मिली लेकिन वह खुद उसे ढूंढ लेगा। फिर वह विनायक को कॉल करके कहता है अपने दोस्त शिंदे से पूछो नैना के केस की जांच कहाँ चल रही है। इसी दौरान झील से एक सफेद रंग की कार निकलती उद्यप भी वहीं पहुंचने वाला होता है। संयुक्ता कार की डिक्की खोलती है और अंदर देखकर हैरान रह जाती है। अंदर नैना की लाश पड़ी होती है, पूरी खून में सनी और हाथ पांव बंधे हुए। वह वही तस्वीर याद करती है जो उसने कुछ देर पहले देखी थी और वह समझ जाती है कि यह वही लड़की है। उद्यप दौड़कर आता है, संयुक्ता से बात करने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही डिक्की में अपनी बेटी की लाश दिखता है जोर से चीख कर रोने लगता है। कहता है मैं उसका पिता हूं, प्लीज मुझे उसके पास जाने दो। यह सीन देखकर तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फोन पर यह सुनते ही पायल भी जोर जोर से रोने लगती है। जय डिक्की बंद कर देता है और बाकी पुलिसकर्मी किसी तरह उदय को संभालते हैं। कुछ देर बाद फॉरेंसिक हेड गौतम बताते हैं कि नैना की मौत पिछली रात ही हुई, उसके पैरों पर कई कटेफटे निशान हैं, शायद खुद को बचाने के लिए वह नंगे पांव जंगल में दौड़ी थी। जय सोचकर कहता है रात के अंधेरे में इतनी वीरान जगह पर कोई क्यों भागेगा। दूसरी ओर माही फ्लाइट से पहले अपनी मां संयुक्ता को कॉल करती है लेकिन नेटवर्क एरिया से बाहर होने के कारण कॉल नहीं लगती। उधर उद्यप जमीन पर बैठा अपनी बेटी की मौत पर बेकाबू होकर रोता रहता है। नैना की लाश फॉरेंसिक टीम को सौंप दी जाती है। सनीता कार के पास झुककर कुछ उठाती है और वह तुषार की पार्टी का लोगो और उसकी तस्वीर वाला बैज होता है। वह चुपचाप उसे देखती रह जाती है। तो क्या सच में युवाओं का आदर्श नेता तुषार ही इस दिल दहला देने वाला मर्डर का गुनहगार है। पोस्टमार्टम में फॉरेंसिक डॉक्टर बताते हैं कि लड़की के शरीर पर कई चोट के निशान हैं। सिर के बालों में टूटे हुए कांच के टुकड़े मिले, लगता है किसी ने बोतल से जोर से वार किया था। पेट में तेज धार वाला चाकू घोंपा गया था जिससे अंदर से बहुत सारा खून बह चुका था। बाकी घाव देखकर साफ लगता है कि लड़की पर बर्बर अत्याचार हुआ है। डॉक्टर बताते हैं कि लाश कई घंटे पानी के भीतर रही इसलिए शरीर से कातिल का डीएनए मिलना मुश्किल हो गया और जो सबसे डरावनी बात है जब कार की डिक्की में बंद करके पानी में फेंका गया तब भी लड़की जिंदा थी, इसीलिए उसके फेफड़ों में पानी भर गया और वह डूब कर मर गई। पोस्टमार्टम रूम से बाहर आते ही डीसीपी राठी सीधे मामला संभालने की बात करते हैं। वह जय और संयुक्ता से पूछते हैं क्या तुम्हारी तुषार से बात हुई। जय जवाब देता है कि हमने कोशिश की है। राठी कहते हैं कि तुम दोनों मिलकर तुषार से जाकर बात करो,
यह केस बहुत सेंसिटिव है। बड़े नेता जुड़ चुके हैं। मैं किसी नए इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहता। अगले 2 दिनों में यह केस सुलझाओ, फिर तुम अहमदाबाद जाओगी। राठी के जाने के बाद जय गुस्से में निकल जाता है। संयुक्ता भीषम को मैसेज करती है कि उसे यहाँ कम से कम 2 दिन और रुकना पड़ेगा। दूसरी ओर तुषार की टीम में हड़कंप मचता है। साहिल और रक्षा को पता चलता है कि विपक्षी नेता प्रवीण ने उनकी तरह का एक वुमेन सेफ्टी ऐप अनाउंस कर दिया है। रक्षा चौंक कर कहती है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, किसी ने हमारा आइडिया लीक किया होगा। साहिल सोचता है कि प्रेस ब्रीफिंग करके साफ कर देना चाहिए कि यह आइडिया हमारा है, पर तुषार मना करता है। अभी कुछ भी खुलासा करना सही नहीं होगा, उल्टा हम पर ही शक आएगा। तभी जय और संयुक्ता तुषार के पास पहुंचते हैं। संयुक्ता उन्हें सफेद कार की फोटो दिखाकर जिसमें कि नैना की लाश मिली थी, पूछती है क्या यह आपकी गाड़ी है। साहिल कहता है कि यह कैंपेन की गाड़ियां हैं, कई गाड़ियां किराए पर ली गई है। तुषार बोलता है कि रात करीब 9:30 पर वह घर चला गया था। सिक्योरिटी गार्ड से आप पूछ सकती है। रक्षा गुस्से में धमकी देती है कि वह होम मिनिस्ट्री तक शिकायत कर सकती है। संयुक्ता ऑर्डर देती है कि तुम लोग जहां से गाड़ियां ली गई थी वहां जाकर पूछताछ करो, मैं यहां इंतजाम संभालती हूं। साहिल जय को लेकर निकल जाता है और रक्षा मीडिया के लिए स्टेटमेंट की तैयारी करने लगती है। कहती है कि हमें खुद जनता को बताना होगा कि यह गाड़ी हमारी पर्सनल गाड़ी नहीं है। पर संयुक्ता उन्हें वार्न करती है कि किसी चीज का खुलासा अभी नहीं किया जाना चाहिए, कातिल को अगर पता चल गया तो यह सब कुछ मिटा देगा। रक्षा कहती है कि अगर हम चुप रहे तो बाद में कुछ निकल कर आया तो अपोजिशन हमें ही दोषी ठहराएगी। तुषार ने यह सब कुछ सुनकर कहा कि अभी बताने से फायदा नहीं, मैं फिलहाल चुप रहूंगा। बाहर आते ही जय संयुक्ता से नाराज होकर कहता है कि आपने जो अंदर मेरे साथ कहा वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। संयुक्ता उसे जवाब देती है कि काम करने और काम को सही तरीके से करने में फर्क होता है, तुम्हें यह बाद में समझ में आएगा। इधर रक्षा तुषार से कहती है कि यह खबर दबी नहीं रहेगी, अगर हम पहले नहीं बोले तो बाद में विपक्ष हमें ही बेरहम तरीके से निशाना बनाएगा। तुषार कहता है कि एक लड़की का खून हुआ है, इस मौके का फायदा उठाकर सहानुभूति लेने के बजाय यह पता लगाओ कि इस खून का हमारे कैंपेन की गाड़ी से क्या लेना देना है, और उस रात यह गाड़ी कौन चला रहा था। दूसरी तरफ जय यू को उस गाड़ी के ड्राइवर की तस्वीर दिखाकर कहता है इसका नाम मुकेश है। नैना के खून वाले दिन मुकेश गाड़ी चलाकर कॉलेज गया था, लेकिन उसके बाद मुकेश का कोई पता नहीं, उसका फोन भी बंद है। लेकिन मैंने पता लगाया कि बेलापुर में उसका एक खुफिया ठिकाना है। यह सुनते ही जय और संयुक्ता बेलापुर के लिए निकल जाते हैं। एक पुराने गोदाम के सामने आते ही संयुक्ता अपनी बंदूक से गोलियां निकाल लेती है। जय कहता है कि आप इस बार भी बंदूक से गोलियां निकाल रही है, क्यों? संयुक्ता कहती है कि मैं एक ड्राइवर से बात करने आई हूं, किसी बड़े माफिया से नहीं। कुछ देर ढूंढने के बाद मुकेश दिखाई देता है और यू को देखते ही भागने लगता है। मुकेश का पीछा करते करते संयुक्ता बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाती है। तभी मुकेश एक टूटी हुई कांच की बोतल से संयुक्ता पर हमला कर देता है। संयुक्ता मुकेश से कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे बात करने आई हूं। मुकेश बताता है कि मैंने गाड़ी चोरी नहीं की है और मैं फिर से जेल नहीं जा सकता। संयुक्ता पूछती है कि कल तुम पार्टी की गाड़ी लेकर कॉलेज क्यों गए थे। मुकेश बताता है कि मैं पार्टी का कुछ सामान कॉलेज में रखने के लिए गाड़ी लेकर गया था, उसके बाद मैंने ड्रग्स ले लिए और तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल चला गया। संयुक्ता जेब से फोन निकालकर नैना की तस्वीर दिखाती है और पूछती है क्या तुमने कल रात इस लड़की को कॉलेज में देखा था। मुकेश कहता है इस लड़की के साथ मैंने एक स्केलेटन देखा था, और कुछ कहने से पहले ही जय आकर मुकेश को गोली मार देता है। हाथ में गोली लगने के बावजूद मुकेश उठकर खड़ा होता है। तब तक जय वहां पहुंच चुका होता है और जय को देखते ही मुकेश डर के मारे पीछे हटने लगता है और छत से पैर फिसल कर वह नीचे गिर जाता है। अस्पताल में संयुक्ता जय से कहती है कि मुकेश मुझे कुछ और बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले तुमने ही उसे गोली मार दी। जय कहता है कि अगर मैं गोली नहीं चलाता तो मुकेश आपको ही मार डालता। संयुक्ता कहती है कि तुम सच में हॉस्पिटल जाकर पता करो कि मुकेश उस रात हॉस्पिटल में भर्ती था या नहीं। उधर अगली सुबह होते ही नैना के खून की खबर अखबारों में फैल जाती है। रक्षा और तुषार संयुक्ता से मिलकर कहते हैं कि आपने कहा था हमसे बात किए बिना कोई स्टेटमेंट नहीं देंगी। संयुक्ता बताती है कि उसे खुद नहीं पता कि यह खबर कैसे लीक हुई। तुषार कहता है कि अब मुझे भी सबको बताना होगा कि जिस गाड़ी में लाश मिली वह मेरी कैंपेन की गाड़ी है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो सब मुझे ही दोषी समझेंगे। संयुक्ता कहती है कि यह खबर जांच के लिए बहुत जरूरी है, अगर यह बात फैल गई कि लाश आपकी कैंपेन की गाड़ी में मिली थी तो कातिल सतर्क हो जाएगा। तुषार कहता है ठीक है, मैं सिर्फ कल तक इंतजार करने के लिए तैयार हूं। थाने के अंदर आते ही जय संयुक्ता से कहता है कि मैंने पता लगा लिया है कि मुकेश नैना के खून वाली रात शक्ति हॉस्पिटल में भर्ती था। तुषार और रक्षा के फोन की लोकेशन भी चेक की है और वह उस रात एक साथ ही थे, लेकिन मुझे नैना के फोन में कुछ जरूरी सबूत मिले। सोशल मीडिया पर ओजस नाम का एक लड़का है जिसके साथ नैना का रिलेशन था, लेकिन 1 महीने पहले ही उनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद नैना ओजस को इग्नोर करती थी, पर वह लड़का हमेशा नैना के पीछे पड़ा रहता था। दिल टूटा आशिक सांप की तरह ही खतरनाक होता है, कभी ना कभी डसेगा ही। संयुक्ता के नैना के फोन की लास्ट लोकेशन पूछने पर जय बताता है कि रात 8 बजे कॉलेज में ही फोन की लोकेशन थी। इसके बाद से नैना का फोन बंद मिला। कैंपेन वाली गाड़ी की लास्ट लोकेशन भी कॉलेज में ही थी। घूम फिरकर सब कुछ उस कॉलेज से ही जुड़ रहा था। अगली सुबह तुषार जनशक्ति पार्टी की चेयरमैन जानवी से मिलने जाता है। रक्षा जानवी से कहती है कि सोशल मीडिया पर तुषार बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सब मान रहे हैं कि इस बार इलेक्शन तुषार ही जीतेगा। जानवी कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। सच तो यह है कि अब आप लोगों को भी हमारी पार्टी के सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए आप हमारे साथ गठबंधन करना चाहते हैं। मैं आपके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बदले में मुझे मेरे मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस वापस चाहिए होगा। लौटते समय रक्षा कहती है कि जानवी के साथ हमारी पार्टी मिल गई है, अब हमारी जीत कोई नहीं रोक सकता।
तुषार कहता है कि हमें कैंपेन की गाड़ी में मिली लाश के बारे में जानवी को बताना चाहिए था। रक्षा जवाब देती है कि अगर हम यह बात जानवी को बता देंगे तो वह इस गठबंधन को अपनी मर्जी से चलाती, इसलिए उसे बताने से बेहतर है कि हम प्रेस ब्रीफिंग करके सबको यह बता दे ताकि वह हमारी इस कमजोरी का फायदा ना उठा सके। इधर कॉलेज कैंटीन में बैठे हुए जय संयुक्ता को कुछ तस्वीरें दिखाकर कहता है कि 2 दिन पहले जो फंक्शन हुआ था यह तस्वीरें वही की है। नैना क्लास टॉपर थी, उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। नैना की लाश के पास जो चाबी मिली थी वह उसके लॉकर की चाबी नहीं है। मैंने सबसे पता किया कि नैना कॉलेज फेस्ट की रात 9 से 9:30 के बीच निकल गई थी और फंक्शन रात 10:30 बजे खत्म हुआ है। संयुक्ता नैना की तस्वीर देखकर पूछती है कि यह उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं। जय बताता है कि कॉलेज फेस्ट में सब लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर आए थे। संयुक्ता कहती है लेकिन जब हमें नैना की लाश मिली तब तो वह ऐसे कपड़े नहीं पहनी थी। नैना की दोस्त लावण्या बताती है कि फंक्शन की सारी तैयारी नैना ने खुद की थी, लेकिन रात करीब 8 बजे वह अचानक चली गई। जय ओजस से पूछता है ब्रेकअप के बाद भी तुम उसे क्यों परेशान करते थे। जय जब उसे उस रात की तस्वीर दिखाता है तो ओजस कहता है वह उस दिन बहुत खूबसूरत लग रही थी, मैं बस यही कहने के लिए गया था। जय कहता है कि तुम्हें 5 बार सस्पेंड किया गया है, 2 बार नशे के वजह से और 3 बार लड़कियों को परेशान करने के वजह से। नैना ने तुम्हें इग्नोर किया, इसलिए गुस्से में तुमने उसके साथ गलत किया और उसे मार डाला, फिर कैंपेन की गाड़ी में लाश डालकर पानी में फेंक दिया। ओजस घबराकर कहता है यह सब झूठ है, जरूर ड्राइवर ने आप लोगों को यह सब कुछ कहा होगा। वह आगे बताता है कि मैं और मेरे दोस्त ड्राइवर के साथ मजाक करना चाहते थे, वह थोड़ा ड्रग्स दिया लेकिन वह उल्टी करने लगा और फिर गायब हो गया। उसके बाद में फंक्शन में लौट आया, तभी ओजस के पिता आकर कहते हैं कि आप मेरे बेटे से ऐसे बात नहीं कर सकते, आगे की बात मेरे वकील के साथ होगी। उधर तुषार जैसे ही पार्टी ऑफिस पहुंचता है रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही खबर लीक हो चुकी थी कि उसी के कैंपेन की गाड़ी में एक लड़की की लाश मिली। केस के डिस्कशन के दौरान जय व्हाइट बोर्ड पर लिखता है शाम 4 बजे नैना अपनी साइकिल से कॉलेज आई, लेकिन बाहर जाते हुए उसका कोई फुटेज नहीं है, उसकी साइकिल भी नहीं मिली। वह गाड़ी जिसमें नैना की लाश मिली 7:36 पर कॉलेज में आई और 9:38 पर बाहर निकली। गाड़ी चलाने वाला कैमरे से चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था। असल ड्राइवर मुकेश रात 9 बजे हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। शाम 7 बजे ओजस उसी गाड़ी से कॉलेज पहुंचा लेकिन उसके वापस जाने का कोई फुटेज नहीं है। संयुक्ता एक तस्वीर दिखाते हुए कहती है लावण्य ने कहा था कि नैना 8 बजे गई थी, लेकिन यह फोटो 8:45 की है। फोटो में दिख रहे लड़के को देखकर जय कहता है कि यह तो वही लड़का है जिसे मैंने टॉयलेट में देखा था, उसके हाथ पर स्कल का टैटू है। संयुक्ता तुरंत बोलती है मुकेश ने बताया था कि उसने नैना के साथ एक स्कल देखा था। लोकेशन ट्रेस करते हुए संयुक्ता और जय कॉलेज के स्टोर रूम तक पहुंचते हैं। वहां एक सीक्रेट सीढ़ी नीचे जाती है, नीचे का कमरा गंदे शब्दों और अजीब पेंटिंग से भरा था, जमीन पर टूटी बोतल और खून के निशान है। संयुक्ता को वहीं पर नैना का आईडी कार्ड मिलता है। एक खून से सनी चादर देखकर वह समझ जाती है कि यह वही जगह है जहां नैना की आखिरी तस्वीर ली गई थी। फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। जय बताता है कि यह रूम बंद पड़ा था जिसे कुछ स्टूडेंट्स ने अपना अड्डा बना लिया था। संयुक्ता कहती है कि नैना के खून में ड्रग्स या अल्कोहल नहीं मिला। जय जवाब देता है फाइनल रिपोर्ट कल आएगी, हम ओजस और आरव की कॉल डिटेल्स ट्रेस कर रहे हैं। उधर इंटरव्यू में प्रवीण कहता है कि तुषार जैसे लोगों को इलेक्शन में जगह नहीं मिलनी चाहिए। साहिल परेशान होकर बोलता है कि अब सब हमसे दूरी बना रहे हैं, जानवी ने प्रवीण के साथ गठबंधन कर लिया है। तुषार सीरियस होकर कहता है कि चुनाव में बस 1 महीना बाकी है, प्रवीण यह खबर किसी भी हाल में लोगों को भूलने नहीं देगा। तुषार गुस्से में कहता है कि ऑफिसर संयुक्ता पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। तभी कुछ लोग आकर उसके चेहरे पर कालिक पोंछ देते हैं। रक्षा कालिक पोंछते हुए कहती है कि इस ऐप डेवलपमेंट के बारे में सिर्फ मैं, तुम और साहिल जानते थे। साहिल ने जानबूझकर ऐप में देरी की ताकि प्रवीण को लॉन्च करने का मौका मिले। तुषार हैरान होकर कहता है साहिल मेरा बचपन का दोस्त है, वह ऐसा क्यों करेगा। रक्षा उसकी बातों से नाराज होकर चली जाती है। तुषार तुरंत धीरन को कॉल करके कहता है कि एक केस की तहकीकात करनी है। इधर राठी रिपोर्टर से कहता है कि मैंने इस केस के लिए अपनी सबसे बेहतरीन ऑफिसर चुनी है, जब तक यह केस सॉल्व नहीं होता संयुक्ता का ट्रांसफर नहीं होगा। और अब नैना की हत्या को 3 दिन हो चुके थे। तुषार सोशल मीडिया पर लाइव आता है और कहता है कि एक लड़की को बेरहमी से मार दिया गया, इस देश में लड़कियों की कोई सुरक्षा ही नहीं है, मैं बदलाव लाना चाहता हूं। लेकिन लोग कमेंट में उसे बुरा भला कहने लगते हैं, जैसे कि तेरी गाड़ी में लाश मिली थी, तेरी पत्नी भी ऐसे ही गायब हुई थी। तुषार गुस्से में कहता है कि इसका मेरी पत्नी से गायब होने से कोई लेना देना है ही नहीं और वह लाइव बंद कर देता है। थाने में नैना के माता पिता से पूछताछ होती है। जय बताता है कि क्या आपकी बेटी ड्रग्स या ओजस से जुड़ी थी। पायल कहती है मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, वह आजकल के बच्चों जैसी नहीं थी। उद्यप बताते हैं कि ओजस उसका बॉयफ्रेंड था। एक रात नैना ने कहा था कि वह लावण्या के घर जा रही थी, पर देर रात उसने फोन करके कहा कि मुझे ओजस के घर से ले जाओ। वहां जाकर देखा तो वह बेहोश थी, जरूर उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। उधर धीरेन तुषार को सबूत देकर कहता है आपके ऑफिस के एक मेल से यह ऐप लीक हुआ है। कॉलेज में पूछताछ के दौरान आरव कहता है कि वह लड़की खुद को सबसे होशियार समझती थी, मैं ना ड्रिंक करती थी ना ड्रग्स लेती थी, बस दिखावा करती थी कि वह दूसरों से बेहतर है। जय लावण्या से पूछता है तुम्हारी नैना से आखिरी क्या बात हुई थी। असल में उस रात दोनों में झगड़ा हुआ था। लावण्या ने कहा था कि तू जलती बहुत है, लेकिन जय से वह झूठ कहती है कि नैना ने मुझसे कहा था कि घर जाकर बात करेंगे और तब रात 8 बज रहे थे। जय तुरंत पूछता है कि अगर वह 8 बजे चली गई थी तो फिर ओजस के फोन पर 8:40 पर उसकी फोटो कैसे आई। संयुक्ता आरव से कहती है कि तुमने कहा था कि तुम 9 बजे बेसमेंट से निकले लेकिन तुम्हारी गाड़ी 10 बजे कैमरा में दिखी, 1 घंटा तुम कहाँ थे। आरव झूठ बोलता है कि मैं बाहर टहल रहा था। वह असल घटना याद करता है लेकिन सच नहीं बताता।
वह कहता है कि आप मेरे फिंगरप्रिंट ले सकती है, लेकिन मैं उस कमरे में अक्सर बैठता था, इसलिए सबूत अदालत में काम नहीं आएगा। बाहर आकर संयुक्ता कहती है कि आरफ और लवनिया जरूर कुछ छुपा रहे हैं। जया अपनी थ्योरी बताता है कि फंक्शन में ओजस और नैना में झगड़ा हुआ होगा। आरफ ने सुना और दोनों ने उसे ड्रिंक पिलाई। 8 बजे उसे बेसमेंट में ले गए जहां फिर डिलीट कर दिया, लेकिन उसके निशान अब भी फोन में है। इस ऐप से हमें नैना और प्रोफेसर रंधावा की चैट हिस्ट्री मिलती है। यह चैट 24 घंटे बाद खुद डिलीट हो जाती है। और सुनो, रंधावा को पिछले कॉलेज से इसलिए निकाला गया था क्योंकि उसका एक स्टूडेंट के साथ रिलेशन था। संयुक्ता और जय रंधावा के घर जाते हैं। उसकी पत्नी सुप्रिया कहती है, मेरे पति घर पर नहीं है, हम शुक्रवार को लोनावला गए थे, सोमवार सुबह लौटेन। संयुक्ता वॉशरूम का बहाना बनाकर अंदर जाती है और अलमारी के ऊपर केबल टाई पाती है, ठीक वैसे ही जैसे कि नैना के हाथ पांव बांधने में इस्तेमाल हुए थे। वह एक टाई अपने पास रख लेती है और बक्से में कुछ देखकर उसकी फोटो खींचती है। फोटो में रंधावा और तुषार साथ दिखते हैं। जय हैरान होकर कहता है, अब समझा, एक टीचर 4 लाख का बैग कैसे दे सकता है। संयुक्ता कहती है कि यह केबल टाई रंधावा के घर पर मिली और नैना के शरीर पर भी यह बंधी थी। घर से निकलते वक्त संयुक्ता कुछ देखकर रुक जाती है। उधर नैना के अंतिम संस्कार में सब रो रहे होते हैं। तभी विनायक कहता है कि इंस्पेक्टर शिंद बता रहा था कि पुलिस रंधावा पर नजर रख रही है। वही रक्षा का असिस्टेंट आयुष बताता है कि कॉलेज में पुलिस किसी प्रोफेसर के बारे में पूछताछ कर रही थी। रक्षा पूछती है, कौन सा प्रोफेसर। आयुष इशारा करता है। सामने रंधावा तुषार के साथ फोटो शूट कर रहा होता है। इधर संयुक्ता आगे बढ़कर देखती है कि नैना की साइकिल रंधावा की बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में खड़ी है। उसे शक होता है कि क्या इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड वही है। अगली सुबह संयुक्ता और जय रंधावा को गिरफ्तार कर लेते हैं। खबरों में बताया जाता है कि यूथ लीडर तुषार के दोस्त और प्रोफेसर रंधावा को अपने ही स्टूडेंट के मर्डर के आरोप में अरेस्ट किया गया है। अब सवाल यह है कि संयुक्ता और जय को यह कैसे यकीन हुआ कि रंधावा ही कातिल है। दरअसल पिछली रात उन्होंने सुप्रिया से पूछा था घटना वाले दिन रंधावा कहाँ था। सुप्रिया ने कहा था कि वह फ्राइडे से मंडे तक लोनावला में थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि रविवार रात 9:30 बजे रंधावा की कार लौटी थी और 11 बजे फिर निकल गई थी। सोमवार सुबह ही वापस आई थी। जब जय यह बात सुप्रिया को बताता है तो रंधावा कहता है कि वह रविवार रात सुप्रिया की दवा लेने आया था जो हर फार्मेस में नहीं मिलती, लेकिन मेड बताती है कि उस दिन उसे कॉल करके छुट्टी दे दी गई थी। सुप्रिया घबराकर कहती है कि उसने ही मेड को आने से मना किया था। पड़ोसी बताते हैं कि दोनों के बीच रोज झगड़े होते थे पर किसी ने उन्हें झगड़ा करते हुए देखा नहीं, बस सुना है। इस पर रंधावा कहता है कि सुप्रिया का मूड अक्सर बदलता रहता है, इसलिए ऐसा होता था। जय पूछता है कि तुम तो नैना से सोशल मीडिया पर बहुत बात करते थे। वह कहता है कि मैं सभी स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली हूँ। एक पड़ोसी बताता है कि उसने उसी रात नैना को बिल्डिंग में घुसते देखा था। एक और इंसान कहता है कि उसने रंधावा को बेहोश लड़की को गाड़ी में बैठाते देखा था, जबकि सुप्रिया का कहना है कि वह रात 10 बजे सो गए थे और 2 बजे उठी तो रंधावा पास में ही था। जय कहता है कि मजे की बात यह है कि खून 10 से 2 बजे के बीच हुआ। अब सुप्रिया अपने ही बयान में फंस जाती है। जब रंधावा समझ जाता है कि वह पकड़ा गया तो कहता है कि उस रात नैना मेरे घर आई थी, मैंने दरवाजा खोला तो वह बोली सॉरी सर लेट हो गई, आपने कहा था साइकिल डोनेट करनी है, मैं वही लेकर आई हूँ। तो मैंने कहा ठीक है पार्किंग में रख दो। फिर वह मुझे किताब देते हुए बोली गुरुवार को आपका जन्मदिन है तो यह गिफ्ट है। इसके बाद मैं अंदर चला गया। फिर वह कहाँ गई पता नहीं। वह बोलता है कि उसने झूठ इसीलिए बोला क्योंकि उसकी पत्नी बीमार है और वह स्कैंडल नहीं चाहता था। जय गुस्से में कहता है कि जिस फोन से नैना से बात करता था वह कहाँ है, तेरी पत्नी भी तेरी स्टूडेंट थी ना, तुझे तो यह आदत है। रंधावा जवाब देता है, नैना सिर्फ मेरी स्टूडेंट थी और मेरे पास कोई दूसरा फोन नहीं है। इसी बीच संयुक्ता के फोन में उसकी माँ का कॉल आता है। माँ बताती है कि माही गायब है और उसका फोन संयुक्ता के पास ही है। दरअसल पिछली रात झगड़े में संयुक्ता ने माही का फोन अपने पास रख लिया था। रंधावा की गिरफ्तारी की खबर से नैना के माता पिता टूट जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि एक प्रोफेसर ऐसा कर सकता है। उधर तुषार भी बहुत परेशान है क्योंकि रंधावा उसका करीबी दोस्त था। रक्षा बताती है कि कल पार्टी मीटिंग में जानवी भी होगी, तो तुषार गुस्से में कहता है कि उसे अकेला छोड़ दो। घर लौटकर संयुक्ता माही के दोस्तों को फोन कर करके ढूंढती है। तभी केतन बताता है कि माही के जिस दोस्त से मिलने की बात थी उसका लोकेशन मिल गया। संयुक्ता वहां जाकर बेल बजाती है और पुकारती है माही। तभी माही बाहर आती है और अपनी मां को देखकर वह और भी गुस्से में आ जाती है। उधर तुषार बार में साहिल को उदास बैठा देखता है। साहिल कहता है कि अगर मैं तेरा करियर बर्बाद कर देना चाहता तो तेरे और रक्षा वाले राज पहले ही खोल देता, किसी ने मुझे फंसाया है। तुषार पछताकर उसे काम पर लौटने को कहता है, लेकिन साहिल मना कर देता है। कहता है हमारा रोल मॉडल रंधावा जेल में है, सब हमें ही दोषी मान रहे हैं, अब दोबारा सब झेलने की हिम्मत नहीं है। यह कहकर वह चला जाता है। इधर माही अपनी मां से गुस्से में होकर कहती है कि तुम्हारी इस बर्ताव की वजह से मैंने अपने एक अच्छे दोस्त को खो दिया। संयुक्ता गुस्से में जवाब देती है कि ऑनलाइन दोस्ती 2 दिन की है और तुमने उस पर इतनी आसानी से भरोसा कैसे किया, तुम असल में यह सब समझोगी नहीं क्योंकि तुम अभी भी बच्ची हो। माँ ही चिल्लाती है कि अब मैं बच्ची लग रही हूँ, रात भर तो आपका और पापा का झगड़ा चलता रहा, फिर अचानक पापा चले गए, तुम दोनों का प्यार फिर से बढ़ गया है, तुम सच में स्वार्थी हो। यह सुनकर संयुक्ता कुछ नहीं बोल पाती। आज नैना की हत्या को 5 दिन हो गए हैं। संयुक्ता माही के फोन पर सॉरी लिखकर फोन वापस कर देती है। इधर पार्टी ऑफिस में मीटिंग चल रही है। जानवी कहती है अब खुद को बचाना जरूरी है, इसलिए तुषार को मीडिया में यह बताना चाहिए कि पार्टी का रंधावा से कोई संबंध नहीं है। तुषार मना करता है तो जानवी जोर देती है। संयुक्ता रंधावा के फ्लैट में इन्वेस्टिगेट करती है। बेडरूम की साइड टेबल पर उसे नैना की कविता की किताब और नोट मिलता है। उसमें लिखा था फिर से खुद पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद सर। जमीन पर खून के निशान थे जो शायद रंधावा ने साफ किए थे।
डीसीपी राठी संयुक्ता को कॉल करके सीरियस होकर कहते हैं कि जल्दी थाने आओ। इधर प्रवीण और तुषार एक टॉक शो में जाते हैं। प्रवीण कहता है कि जो रंधावा को सपोर्ट करता है पास जाती है तो वह बताते हैं कि अब रंधावा के पीछे जाने का फायदा नहीं, उस रूम में जाओगी तो जवाब मिल जाएगा। संयुक्ता को लड़की बताती है कि उस रात रंधावा सर हमें लोनावला से लेकर वापस आए थे और अमृत छुपकर शादी कर चुके थे। हमारे पिताजी को पता चल गया था, इसलिए हम डरकर सर के पास मदद मांगने के लिए गए थे। उस दिन मेरा हाथ कट गया था। इतना खून को देखकर रंधावा ने लड़की को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। मेडिकल बिल में नाम देखकर संयुक्ता को समझ आ जाता है कि रंधावा सर सच में मदद कर रहे थे। लड़की बताती है कि रात में नैना घर भी नहीं आई थी। सर ने हमें बचाने के लिए झूठ बोला और लॉज किराए पर लिया। राठी गुस्से में कहता है, पहले ओजस और आरफ को कातिल कहा, फिर मुकेश और अब रंधावा। क्या तुम सच में केस सुलझाना चाहती हो या जल्दी में केस बंद करना है तुम्हें? संयुक्ता शर्म के मारे चुप रहती है। पार्टी ऑफिस में जानवी कहती है कि 17 विधायक नई पार्टी बनाना चाहते हैं और तुम अभी भी रंधावा के पीछे हो। तभी साहिल आता है और टीवी ऑन करता है। पता चलता है कि क्राइम सेल ने रंधावा को छोड़ दिया क्योंकि सबूत मिले कि उसका इस मर्डर केस से कोई संबंध नहीं है। जय संयुक्ता को समझाता है कि जांच में गलती हो सकती है। रंधावा स्ट्रांग सस्पेक्ट था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसने कुछ किया ही हो। रक्षा गुस्से में तुषार से पूछती है, साहिल को वापस क्यों लाए? तुषार कहता है कि सारे कंप्यूटर में मेरी आईडी है, कोई भी मेरे मेल से मेल भेज सकता है। रक्षा चिल्लाती है कि तुम सिर्फ बातें कर सकते हो, काम नहीं। तुषार जवाब देता है, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। रक्षा गुस्से में वहां से चली जाती है। लास्ट में संयुक्ता और जय टूटी हुई गाड़ी देखने आते हैं। संयुक्ता कहती है कि सबसे बड़ा सवाल कातिल को यह कैंपेन की गाड़ी कैसे मिली। रिकॉर्ड के मुताबिक जिस दिन मुकेश ने गाड़ी ली तब पेट्रोल बहुत कम था, लेकिन जब गाड़ी हमें मिली टंकी आधी भरी हुई थी। ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर ने कंफर्म किया कि मुकेश ने गाड़ी में तेल नहीं भरा था, क्योंकि मुकेश हमेशा कंपनी के पास वाले पेट्रोल पंप से तेल लेता था, जिससे मैनेजर को कमीशन मिलता था। जय कहता है कि इसका मतलब कातिल ने कॉलेज और झील के बीच किसी पेट्रोल पंप से तेल भरा होगा। जय और संयुक्ता उस रास्ते में सभी पेट्रोल पंपों से सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, लेकिन गाड़ी कहीं नहीं दिखती। संयुक्ता गूगल मैप्स पर नया पेट्रोल पंप देखकर जय को लेकर वहां जाती है। पता चलता है कि यह पेट्रोल पंप 5 दिन पहले ही खुला है। अभी काम चल रहा है, इसलिए केवल एक ही कैमरा ठीक से काम कर रहा था। जय फुटेज देखने लगता है। तभी माही संयुक्ता को कॉल करती है। संयुक्ता घर आती है तो देखती है कि भीष्म आया हुआ था। वह नाराज होकर कहता है कि कल इंतजार का आखिरी दिन है। मैं माही को लेकर कल फ्लाइट से जा रहा हूं। अगर तुम आ सको तो आ सकती हो, वरना हमें शायद फिर कभी परिवार बनकर रहने का मौका नहीं मिलेगा। संयुक्ता कहती है कि मैं कल तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी। जय फुटेज देखते हुए अचानक कुछ देखता है और संयुक्ता को कॉल करता है। कहता है, एक वीडियो भेज रहा हूं, जल्दी देखो। संयुक्ता बाहर आकर वीडियो चलाती है और देखकर हैरान रह जाती है। इधर रक्षा पार्टी डिनर के फोल्डर की तरफ घबरा कर देख रही है। उद्यप विनायक की तरफ खतरनाक नजर से देखते हुए उसके लिए ड्रिंक बनाता है। संयुक्ता देखती है कि उस दिन पेट्रोल पंप पर विनायक आया था। क्या विनायक ही असली कातिल है? थाने के वॉकी टॉकी पर खबर आती है कि जय और संयुक्त वाशी नगर के प्लॉट नंबर 35 रूम नंबर 10,336 में नए सस्पेक्ट विनय के घर पर गए हैं। घर में नैना का कमरा उसकी तस्वीरों से भरा हुआ है, जो बिना परमिशन खींची गई लगती है। जय केतन को कॉल करके सर्च वारंट निकलवाता है। पार्टी ऑफिस से निकलते वक्त तुषार पूछता है, ऐप वाली बात किसने लीक की और मर्डर केस का क्या हुआ? साहिल कहता है कि कैंपेन ठीक कर लिया गया है।
मर्डर केस बंद होने तक कोई चैन नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। विनायक के घर पायल आती है और तस्वीरें देखती है। पायल कहती है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रही कि विनायक ऐसा कर सकता है। असल में उद्यप विनायक को भाई जैसा मानता था। विनायक कुछ दिनों में बिजनेस बढ़ाने के लिए कह रहा था, लेकिन गैरकानूनी पैसा शामिल था। पायल ने उसे याद दिलाया, तुम उद्यप के लिए काम करते हो और नैना हमारी बेटी है। संयुक्ता पूछती है, तो क्या गुस्से में विनायक ने यह किया है? पायल कहती है, मैं नहीं जानती। जय एक कागज देता है। कहता है, यह देखिए। विनायक ने नैना के लिए लव लेटर लिखा है। यह देखकर पायल हैरान रह जाती है। थाने लौटकर संयुक्ता कहती है कि नैना के खून के बाद पूछताछ में विनायक ने कहा था कि वह रात अपनी बहन के घर पर था। जय कहता है कि वह कंफ्यूजन था। असल में वह रात नहीं, पिछली रात बहन के घर पर था। विनायक का बैकग्राउंड चेक करने पर पता चलता है कि वह पहले गुंडागर्दी करता था। 4 साल पहले शरद नाम के लड़के ने नैना को परेशान किया तो विनायक ने उसे इतना मारा कि वह पूरे परिवार के साथ इलाका छोड़कर चला गया। असल में वह एक साइको है। संयुक्ता सोचती है कि मैं अब भी समझ नहीं पा रही कि नैना उस रात रंधावा के घर से निकलकर कहाँ गई और विनायक को कैंपेन की गाड़ी कैसे मिली। बाहर आते ही माही मैसेज करती है, मेरा सामान आपने पैक किया ना? सोशल मीडिया पर फॉलो मत करना वरना ब्लॉक कर दूंगी। संयुक्ता को याद आता है कि वह केतन और जय से पूछती है, नैना के फोन में उस सीक्रेट चीटिंग ऐप के ब्लॉक अकाउंट्स चेक किए थे तुमने? केतन चेक करता है तो पता चलता है कि विनायक भी उसी लिस्ट में है, लेकिन सारे मैसेज सिर्फ उसी ने किए थे। तभी भीष्म कॉल करता है। संयुक्ता बाहर जाकर कहती है, इतनी रात में नींद खराब नहीं करना चाहती थी। बैग तुम ले जाओ, मैं सीधे एयरपोर्ट आ जाऊंगी। कॉल काटते ही तुषार सामने खड़ा हो जाता है, जिससे संयुक्ता हैरान रह जाती है। तुषार कहता है कि मैं तो डीसीपी से बात करने आया था, लेकिन आप लोग मुझे निर्दोष साबित करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वही मेरे लिए बहुत है। क्या आपको कातिल मिल गया? इस केस की वजह से मेरे कैंपेन को बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए पूछ रहा हूं। संयुक्ता को शक होता है, इसीलिए बात घुमाकर कहती है, कातिल पकड़ा जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, और अंदर चली जाती है। जय कहता है कि वह विनायक अभी तक नहीं मिला। संयुक्ता कहती है कि कैंपेन की गाड़ी उस रात कॉलेज में थी। अब तक जिन पर शक किया गया वह कॉलेज से जुड़े थे, लेकिन विनायक का कॉलेज से कोई संबंध है नहीं। फिर हम यह सब साबित कैसे करेंगे? उद्यप बेहोश पड़े विनायक की तरफ खूंखार नजर से देख रहा था। जय बताता है कि नैना ने विनायक को सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया था। कॉलेज फेस्ट की रात वह लव लेटर देने गया था, लेकिन नैना ने उसे रिजेक्ट कर दिया। विनायक को गुस्सा आता है और वह नैना को दूसरे लड़कों लड़कियों के साथ हंसता खेलता देखकर उसका तो खून खौल उठता है। पार्किंग लॉट में खड़े होकर ड्रिंक्स पीते समय वह गाड़ी में चाबी देखकर वहीं बैठ जाता है और नैना का इंतजार करता है। नैना कपड़े बदलकर रंधावा के घर जाने के लिए निकलती है। घात लगाए विनायक उसका पीछा करता है। रंधावा के घर से निकलने के बाद वह नैना को किडनैप करके गाड़ी में बिठाता है। पेट्रोल पंप पर जाकर तेल भरता है और झील के पास जाकर मार देता है। संयुक्ता कहती है, लेकिन हमने विनायक को कॉलेज के है कि नैना अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड से हमेशा इसी ऐप पर बात करती थी। मौत की रात इस आईडी से नैना को करीब रात 45 बजे कॉल आया था। जय कहता है, ऐसा हो सकता है कि नैना उस रात उस लड़के से मिलने जा रही थी, और अब सबसे ज्यादा गुस्सा किसे आया? विनायक को। उसने उस स्कॉर्पियंस के बारे में पता लगाकर जलन और गुस्से में नैना को मार डाला। अगली सुबह साहिल रक्षा से कहता है कि शुभांगिनी की मौत के बाद तुषार बहुत बदल गया है, इसलिए तुम्हें अपनी फीलिंग साइड में रखकर कैंपेन पर ध्यान देना चाहिए। तुषार जीत जाएगा तो सबका फायदा होगा। रक्षा सोचकर पूछती है, क्या तुषार ने मुझे कभी धोखा दिया है? साहिल जवाब देता है
कि तुषार सिर्फ अपने काम के प्रति वफादार है। रक्षा गहरी सोच में डूब जाती है। तभी क्राइम सेल से केतन आता है और बताता है कि वह स्कॉर्पियंस की आईपी ट्रेस नहीं कर पाया क्योंकि उसने वीपीए इस्तेमाल किया था। और संयुक्ता कहती है, तो फिर कॉलेज की फुटेज दोबारा चेक करो, शायद कुछ मिले। उधर उद्यप विनायक को पकड़कर पानी डालता है और कहता है, तूने मेरी बेटी को तरपाया और मैं तुझे अपना भाई मानता था। अब मैं भी तुझे मार डालूंगा। विनायक भागकर फोन ऑन कर लेता है। जय को विनायक की लोकेशन मिलते ही वह संयुक्ता और राठी को बताकर निकल जाता है। राठी कहते हैं, अब केस खत्म। तुम जल्दी से अपने परिवार के पास वापस लौट जाओ। संयुक्ता जल्दी से सब पैक करती है और एयरपोर्ट पहुंचती है, जहां उसे अपनी बेटी और बीशम मिलते हैं। तभी केतन कॉल करके बताता है कि विनायक की लोकेशन पेट्रोल पंप के पास थी, कॉलेज या झील के आसपास नहीं। संयुक्ता कहती है, तो विनायक निर्दोष है। अब यह बात जय को बता दो। उधर उद्यप पागल होकर विनायक को ढूंढ रहा होता है, लेकिन विनायक लकड़ी पकड़कर उसे रोक देता है। उसी समय फैक्ट्री में विनायक की पीठ पर गोली लगती है। वह जमीन पर गिरता है और कहता है, मैंने नैना को नहीं मारा, मुझ पर विश्वास करो। एयरपोर्ट पर रक्षा संयुक्ता को बताती है कि तुषार के आदमी केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और एक तस्वीर भेजती है। यह देखकर संयुक्ता सोच में पड़ जाती है कि अब क्या करें। फिर प्लेन उड़ जाता है और संयुक्ता अपने कमरे में केस के सारे क्लूज फिर से देखती है। वह सोचती है कि उस दिन नैना ने एक्स्ट्रा कपड़े क्यों लिए थे, उसके पास दूसरा फोन क्यों था और किसके लिए छुपाया गया था। रक्षा की भेजी तस्वीर में दिखता है कि तुषार ने नैना के कंधे पर हाथ रखा था और दोनों हंस रहे थे। संयुक्ता सोचती है, क्या तुषार ही कातिल है। इधर शरद नाम का लड़का जो पहले नैना को परेशान करता था, उसके फोन पर स्कॉर्पियस आईडी से मैसेज आता है। वह तुरंत उसे डिलीट कर देता है। आईने में देखने पर पता चलता है कि वही शरद है जो साइको की तरह नैना के बैग की तरह देख रहा है, जिसमें अभी भी उसके हेयर एक्सटेंशंस या विग दिख रहे हैं। तो क्या असली कातिल शरद है? यही सवाल के साथ एक बड़े शौक के साथ सर्च द नैना मर्डर के सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। मतलब कि सीजन 1 में मर्डरर कौन है यह नहीं दिखाया गया और पूरे सीरीज को कंप्लीट करने के बाद जब एंडिंग नहीं मिलता तो बहुत गुस्सा आता है। खैर, अब क्या कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद